या ठीक है। तो 11th का 7 चैप्टर करेंगे संघवाद। संघवाद का मतलब क्या, संघवाद हमारे देश में लागू क्यों है, संघवाद के कारण हमारे देश में विवाद क्या क्या उपजे हैं, कौन कौन से राज्य क्या क्या बातें बोलते हैं, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सारी बातें आज कवर कर देंगे, बता देंगे आपको। इधर आ जाओ, सामने सामने आ जाओ, आप भी सामने आ जाओ, सामने सामने उधर बोल लूंगा क्या, मैं इधर आओ। ठीक है, तो 7 चैप्टर करने जा रहे हैं संघवाद का। ठीक है, पहली बात, संघवाद है ही क्या, सिंपल सी बात है, तुम्हारे बुक में ही लिखा है, सबसे बड़ी हेडलाइन दी है कि संघवाद का मतलब क्या है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि संघवाद का मतलब है शक्तियों का विभाजन। जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान निर्माता इस कश्मकश में थे कि क्या लागू किया जाए, संघवाद लागू किया जाए या केंद्रीकृत लागू किया जाए। केंद्रीकृत का मतलब है कि सारी शक्तियां सेंटर के हाथ में आ जाएंगी, संघवाद का मतलब है शक्तियों को विभाजन हो जाएगा। तो संविधान सभा एक कंफ्यूजन में थी क्या लागू करें, संघवाद में संघवाद लागू करें या केंद्रीकृत लागू करें। फिर संविधान सभा को लगा यार अगर केंद्रीकृत लागू करते हैं तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाएंगी, उससे राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, राज्यों को कुछ शक्तियां मिलेंगी नहीं, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हम लागू करेंगे संघवाद। संघवाद लागू करेंगे जिसमें कि हम केंद्र को भी शक्तियां देंगे प्लस राज्यों को भी देंगे, लेकिन मेन शक्तियां जिसके हाथ में रहेगी वो केंद्र रहेगा। अभी क्यों ही कह रहा हमारे संविधान सभा ने, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था संविधान सभा जिस समय संविधान बन रहा था उस समय उन्होंने देखा कि कैसे पाकिस्तान को हमने अलग किया, कैसे कितने सारे राज्यों में दंगे हुए। तो संविधान सभा को शायद ये लगा होगा कि अगर हम केंद्र को ज्यादा शक्तियां ना देकर राज्यों को ज्यादा शक्तियां दे दें तो कल को वो राज्य कल को एक अलग देश की मांग ना कर दे। इस वजह से हमने सारी शक्तियां किसके हाथ में दी है, केंद्र के हाथ में। क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो हमारे देश के बाहर बैठे थे या देश के अंदर थे, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर तुम्हें तुम्हारे देश को बचाना है, टूटने से बचाना है, ठीक है ना, विभाजन के बाद की बात है, तो तुम्हें अपने केंद्र को ज्यादा शक्ति देनी पड़ेगी। तभी हमारी संविधान सभा को लगा भाई केंद्र को ज्यादा शक्ति देनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई राज्य उठकर यह मांग ना कर दे कि हमें भी एक नया देश बनाओ। इसी वजह से फिर हमारे संविधान सभा ने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी है रादर देन आपके राज्यों को हमने बहुत कम शक्तियां दी है। ठीक है, तो ये संघवाद है। संघवाद का मतलब क्या है कि शक्तियों का विभाजन, क्या है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा, उसको बोलते हैं संघवाद। बस ये छोटी सी हेडलाइन है कि क्या होता है संघवाद, इतनी सी बात है, शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा कितने स्तर पर, हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा 2 स्तर पर है। अब वो कौन कौन से स्तर है ये देखो भाई, देखो पहला जो स्तर हमारा वो केंद्र का स्तर है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, ये स्तर है। दूसरा हमारा क्या है, राज्य के स्तर पर हमने शक्तियां बांटी, केंद्र के स्तर पर शक्तियां बांटी, 2 ही स्तर पर। संघवाद का मतलब है शक्तियों का विभाजन। और तुमसे कोई पूछे संघवाद में हमने कितने राज्यों को शक्तियां बांटी, मतलब कितने लोगों को हमने शक्तियां बांटी, तो 2 को, सिर्फ कितनों को, 2 को, पहला केंद्र दूसरा राज्य। लेकिन मेन पावर किसके हाथ में, केंद्र के हाथ में। राज्य के पास बहुत कम शक्तियां हैं, ज्यादा शक्तियां नहीं है। ठीक है, ये है। चलो ये तो ही हमने किस किस को शक्तियां दी है, कितने कितने दी है बता दिया। अब वो शक्तियां क्या क्या है, उन शक्तियों को किस में लिखा हुआ है, संविधान में कहां लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे। देखो उन शक्तियों को विभाजन करने के लिए, शक्तियों का विभाजन करा हमारे संविधान सभा ने, तो उसका विभाजन करने के लिए हमारी संविधान सभा ने, संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी ना, 8 अनुसूचियां थी जब हमारे संविधान बनकर रेडी हुआ था। तो 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में, अनुसूची से लिखे ना, अनुसूची में, ठीक है, हमने शक्तियों का विभाजन किया। अभी 7वीं अनुसूची में क्या है, इन 7वीं अनुसूची में कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजें हैं। इस 7वीं अनुसूची में हमने 3 सूचियां बनाई हैं, 3 सूचियां बनाई थी हमारे संविधान सभा ने। अभी 3 सूचियां क्या बनाई थी, शक्तियां बताने के लिए। ये था शक्तियों का बंटवारा कहां पर है। अब संविधान सभा को लगा भाई शक्तियों का बंटवारा जब कर रहे हैं तो ये भी तो बताया जाएगा किसकी क्या शक्तियां हैं, तो वो कहां बताया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं हम संविधान में लिख देते हैं। तो संविधान में लिखा, संविधान के 7वीं अनुसूची में, हमारा जब संविधान बनकर रेडी हुआ था हमारे पास 395 आर्टिकल थे जब बनकर रेडी हुआ था, और 8 अनुसूचियां थी। उस 7वीं अनुसूची में हमने ये लिखा हुआ है, और इस संविधान के 7वीं अनुसूची में हमने 3 सूचियां और बनाई हैं, 3 सूचियां। और वो 3 सूचियां कौन सी है, वो देखो 3 सूचियां जिसमें हमने शक्तियों का बताया है, विषय बताया कि कौन किसकी क्या क्या शक्तियां रहेंगी, वो बताया हमने। केंद्र की क्या शक्तियां रहेंगी, राज्य क्या रहेंगी, वो बताया हमने। देखो पहली है केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ये 3 सूची है। इन सूचियों में हमने राज्य के केंद्र के अधिकार बताए। जो केंद्र सूची है इसके अंदर कुछ विषय हैं, जैसे इसके अंदर 97 विषय, 97 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, जिनके ऊपर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, वो शक्तियां हैं केंद्र की। 97 विषय, कितने, 97 विषय जिनके ऊपर केंद्र अपना कानून बनाता है, और ये केंद्र की शक्तियां, 97 शक्तियां केंद्र की, केंद्र सूची में। ठीक है, अब राज्य की बात, राज्य सूची भी
है ना, राज्य सूची भी है। तो राज्य सूची में 66 विषय है, कितने, 66 विषय जिनके ऊपर राज्य कानून बनाता है खुद, ये राज्य की शक्ति है, ठीक है। अब है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का मतलब दोनों का मिक्सचर है, इसमें भी कुछ विषय हैं। इसमें कुछ विषय कैसे हैं, जैसे इसमें है आपके 47, इसमें 47 विषय, 47 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर केंद्र भी और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए समवर्ती बोला गया कि दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अंदर 47 विषय, तो ये 47 विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र ही कानून बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा। राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सभा बनाएगी या राज्य की विधानसभा बनाएगी, केंद्र नहीं बनाएगा। और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे संविधान सभा ने शक्तियों का विभाजन कराया इस अनुसूची के तहत। ये 3 अनुसूचियां हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुमसे पूछा जाएगा बताओ हमारे संविधान सभा ने कितने स्तरों पर मतलब किस रूप में शक्तियों का विभाजन किया हुआ, किस रूप में, तो हम बताएंगे हमारी संविधान सभा ने हमारे आर्टिकल आपके 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाकर शक्तियों का विभाजन करा हुआ है। 3 सूचियां आपके सामने ही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे कि आपको केंद्र सूची में विषय बता देते हैं, जैसे डिफेंस विषय आ जाएगा, परमाणु शक्ति विषय आ जाएगा, ठीक है ना। बड़े बड़े विषय जो आएंगे वो यही आएंगे। विदेशी संबंध आ जाएंगे, उन पर से भी ये कानून बना सकते हैं। राज्य में क्या आएगा, राज्य में क्या आ सकता है, टैक्स के ऊपर कोई कानून बनाना है, पुलिस के ऊपर कोई कानून बनाना है, छोटे मोटे मुद्दे हैं, ठीक है, या कोई पुल के ऊपर कोई कानून बनाना है, छोटे मोटे विषय हैं। समवर्ती में दोनों ऐसे विषय जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अस्पताल, डिस्पेंसरीज हैं, इनके ऊपर ये दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारे के सारे विषय जहां पर कि इन्होंने शक्तियों में विभाजन करा हुआ है। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यही है, ऐसे है हमने करा शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान सभा ने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि केंद्र के पास क्या क्या शक्तियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केंद्र के पास शक्तियां क्या क्या, जिसके द्वारा वो राज्य पर कंट्रोल करता है। क्या क्या शक्तियां उसके पास, बहुत सारी शक्तियां ना, और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली शक्ति है उसकी केंद्र की। तुमसे क्वेश्चन आएगा बताओ केंद्र की शक्तियां क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ केंद्र की शक्तियां क्या क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केंद्र शक्तियां बहुत ज्यादा है तो वही पढ़ेंगे केंद्र शक्तियां। पहली कौन सी है, देखो पहली केंद्र की शक्ति है, पहली केंद्र की शक्ति वित्तीय संसाधन। ओके, आप लोगों को तो पता है, मैं लाइव वालों को बता दूं। देखो भाई, जो मैं इधर बोलता हूं, जो भी मेरी वर्डिंग होती है वो आप एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट्स बनाऊंगा और आपको सीधा डेफिनेशन बताऊंगा, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। इसलिए आप जो भी मैं बोलूंगा इसके बारे में अपने आप खुद नोट डाउन कर लेना, पॉज कर करके वीडियो को, ठीक है, कर लेना ये, ठीक है। तो वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन मतलब केंद्र के पास वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आता है, राज्य से आता है। सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है ना केंद्र को, राज्यों से मिलता है, क्योंकि राज्यों में जो टैक्स कलेक्ट होता है ना वो सारा केंद्र के पास चला जाता है। तो केंद्र की पहली शक्ति है कि सबसे ज्यादा जो स्रोत है पैसों का वो कहां से आता है, उसको केंद्र का राज्य से आता है। तो पहला कंट्रोल वो कैसे करते हैं राज्य के ऊपर, उनका मतलब 85% पैसा उनका ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और उनको सिर्फ 20% पैसे देते हैं। तो वित्तीय संसाधन पर पूरा कंट्रोल किसका है, केंद्र का। राज्य के सबसे मतलब बड़े बड़े संसाधन जितने भी है, पैसों के जितने भी बड़े बड़े संसाधन है वो सारे वो एक्वायर कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा बहुत देते बस राज्य को। तो पहला ये कि वित्तीय संसाधन पर कंट्रोल रहता है केंद्र का, जिससे कि वो राज्य के सबसे ज्यादा पैसे पर, सबसे ज्यादा बड़े पैसे पर वो कंट्रोल करते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल इसका मतलब क्या है कि केंद्र अपने आदमी को बैठाते हैं राज्य में, जिसका नाम है राज्यपाल। केंद्र राज्यपाल के द्वारा अपनी सारी नीतियां लागू करवाते हैं राज्य के अंदर। ये दूसरी शक्ति है उनके पास कि वो राज्यपाल के द्वारा अपनी सारी नीतियां लागू करवाते हैं, कहां पर, एक राज्य के अंदर, ठीक है ना। ये दूसरी शक्ति है उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी शक्ति। तीसरी शक्ति आपातकाल स्थिति, आपातकाल प्रावधान ले लो यार, आपातकाल प्रावधान, ये भी तीसरी शक्तियां हैं राज्य की। इसका मतलब क्या है कि जब केंद्र को ये लगे कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, या जब भी केंद्र को लगा कि राज्य हमारी बात नहीं सुन रहा, तो उस स्थिति में केंद्र वहां पर आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल लगता है 356 के तहत, 356 के तहत। और कौन सा शासन होता है, वो होता है राष्ट्रपति शासन। ये लागू करता है केंद्र राज्य में,
जब भी केंद्र को लगे कि हमारी बात नहीं सुन रहा राज्य या संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में केंद्र 356 लागू करता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, और राज्य में लागू करता है। जैसे वो राष्ट्रपति शासन लागू करता है, उसी के साथ राज्य की सारी शक्तियां एक आदमी के हाथ में आ जाती है, वो है आपके देश का राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति शासन, इसका मतलब सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में चल जाती हैं। ये तीसरी बड़ी शक्ति है, ठीक है। चौथी शक्ति जो उसकी है वह अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल, ये चौथी शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि जब जब राज्य में कोई आपातकाल की स्थिति आएगी, इमरजेंसी की स्थिति आएगी, तब तब केंद्र अपनी CRPF, ITBP, ठीक है, या मिलिट्री, ठीक है, या ब्लैक कमांडो, ये सारे किसके अंदर होता है पता आपको? ये केंद्र के अंदर होता है, ठीक है। तो ब्लैक कमांडो, CRPF, ITBP, मिलिट्री, ये चारों के चारों फोर्स केंद्र राज्य में भेज सकता है, राज्य में भेज सकता है, और राज्य में अपने अनुसार काम करवा सकता है इन चारों सेनाओं के द्वारा। ये चारों की चारों सेनाएं केंद्र के अंदर होती हैं, केंद्र के अनुसार काम करती हैं, ये राज्य की बात नहीं सुनती। जब जब केंद्र को लगता है कि अब तो राज्य में पुलिस नाकाम हो गई है सभी लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने में, तो उस हालत में अर्धसैनिक बल बुलाए जाते हैं, CRPF, ITBP, मिलिट्री या ब्लैक कमांडो, जिसके के अनुसार ये सिर्फ बात किसी सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र की बात सुनते हैं, और राज्य की बात ये सुनते ही नहीं। और इनको बुलाया किस तरीके से जाता है, कौन से आर्टिकल के द्वारा बुलाया जाता है? इनको बुलाया जाता है आर्टिकल 33 के तहत और 34 के तहत। ये दो आर्टिकल्स के तहत इनको राज्य के अंदर बुलाया जाता है। ये भी बड़ी शक्ति है राज्य की, सॉरी केंद्र की, जिसके द्वारा वो राज्य पर कंट्रोल रखता है अपना। ये भी बड़ी शक्ति है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या शक्ति होती है भाई? नेक्स्ट बताओ। 2 3 4, नेक्स्ट कौन सी शक्ति है भाई? कैसे? लिख तो दिया। राज्य के किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, कि भी तो था लिख तो रखा है। राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा ही तो राज्य पर कंट्रोल करता है वो। कोई भी दिक्कत होती है तो राज्यपाल से पूछता है ना, क्या चल रहा है तुम्हारे राज्य में, बताओ मुझे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है नौकरशाही, सबसे जरूरी है नौकरशाही। ये 5वां पॉइंट है, नौकरशाही। ये लास्ट पॉइंट के द्वारा भी केंद्र राज्य के अंदर में अपना कंट्रोल रखता है। वो कैसे रखता है वो देख लो भाई। देखो, IAS और IPS जो होते हैं आपके राज्य में तैनात होते हैं, और जो दोनों जब तैनात होते हैं तो वो सिर्फ पता किसकी बात सुनते हैं? सिर्फ और सिर्फ केंद्र की। राज्य हमेशा बोलता है कि जो तुम्हारे भेजे गए IAS और IPS है, ये हमारी बात सुनते ही नहीं है, ये सिर्फ केंद्र की बात सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। उनके ऊपर कार्रवाई कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र, और वो तो केंद्र की आदमी है। इनके खिलाफ केंद्र क्यों अपने कार्रवाई करेगा? क्योंकि उसी के आदमी है। तो ये कहता है राज्य, भाई देखो, ये नौकरशाही के द्वारा हमारे राज्य पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, जिसके द्वारा ये IAS और IPS को भेजते हैं। और वो IAS और IPS ऐसे होते हैं जो हमारी बात सुनते ही नहीं। ये कहते हैं राज्य के विधायक और CM, जो हमारी बात सुनते ही नहीं। और ऊपर से फिर केंद्र ने हमसे ये अधिकार भी छीन रखा है कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कार्रवाई सिर्फ केंद्र ही कर सकता है। तो ये 5वीं बड़ी शक्ति है, 5वीं बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा केंद्र राज्य पर कंट्रोल रखता है। नौकरशाही के द्वारा केंद्र राज्य पर कंट्रोल रखता है, जिसके द्वारा वो अपने IAS और IPS को राज्य में भेजता है। जब वो राज्य में भेजता है तो सिर्फ और सिर्फ राज्य उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगा वो सिर्फ केंद्र ही है। और ये IAS और IPS बात भी सिर्फ केंद्र की सुनते हैं, राज्य की बात नहीं सुनते। तो ये 5 पॉइंट है जिनके द्वारा आपका केंद्र राज्य पर कंट्रोल रखता है। पहला नौकरशाही के द्वारा, IAS और IPS के द्वारा, फिर वित्तीय संसाधन, राज्य ने बहुत सारा पैसा, केंद्र बहुत सारा पैसा राज्य को छीन लेता है उससे, ठीक है ना। जिसके बाद राज्य को जब पैसे चाहिए होते हैं तो केंद्र से ही मांगता है, फिर जाकर फिर केंद्र उसको देगा या नहीं देगा केंद्र के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अर्धसैनिक बल, जब आपातकाल की स्थिति आती है, जब वहां पर पुलिस सेना बल नाकाम हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, उस समय केंद्र अपनी सेना अर्धसैनिक बल भेजता है। इसको CRPF बोलते हैं, ITBP, मिलिट्री या ब्लैक कमांडो बोलते हैं। ये सब केंद्र की बात सुनते हैं, राज्य की बात सुनते ही नहीं। ये जो कुछ भी करेंगे केंद्र के नाम पर ही करेंगे, ठीक है, राज्य की बात सुनेंगे नहीं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राज्य के अंदर देख रेख के लिए, कि जो भी काम उस राज्य के अंदर हो रहा है उसको देखो और हमें बताते रहो समय समय पर। राष्ट्रपति बोलता है, ये राष्ट्रपति का खुद का अपना आदमी होता है ये राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल समय समय पर सारी रिपोर्ट्स मांगता है मुख्यमंत्री से, और सारी रिपोर्ट ऊपर राष्ट्रपति को भेजता रहता है। ये है, ठीक है, इसके द्वारा भी कंट्रोल रखते हैं। और लास्ट आपातकाल स्थिति, जब जब राज्य अपने
संविधान के अनुसार काम करने में नाकाम हो जाता है या चला नहीं पाता राज्य को, उस हालत में केंद्र वहां पर आपातकालीन स्थिति लागू करता है, जिसके तहत लागू करता हुआ 356 एक्ट राष्ट्रपति शासन, जिसके द्वारा सारी शक्तियां उस समय राज्य से छीनकर सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में आ जाती है? केंद्र के हाथ में आ जाती है। ये 5 शक्तियों के द्वारा केंद्र अपनी शक्ति लागू करता है एक राज्य के ऊपर। क्लियर है? 5 नंबर में आएगा ये। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो रफ करते हैं इसको। हाँ, राज्य बस इसके अंदर कि राज्य अपनी क्या क्या शक्तियां मांगता है, क्या स्वायत्ता मांगता है राज्य बोलता है ना हमें बहुत सारी स्वायत्ता दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर स्वायत्ता लिख देते हैं। ठीक है, राज्य की स्वायत्ता लिख देते हैं लोग। राज्य की स्वायत्ता कि राज्य किन किन स्वायत्ता की मांग करता है। 4-5 चीजें चाहता है राज्य। पहली बात तो राज्य ये चाहता है कि हमारे वित्तीय संसाधन जो हमारे हैं, प्लीज केंद्र हमारा उन पर कंट्रोल हमें ही दे दो। तुम इतना सारा पैसा ले जाते हो जिसकी वजह से हम राज्य में अपना कोई स्कूल कॉलेज अगर खोलना हो तो उसके लिए हमारे पास पैसों की तंगी आ जाती है, और उस तंगी को दूर करने के लिए हम आपके पास जाते हैं और आप हमें उस तंगी को दूर करने के लिए कोई पैसा नहीं देते। इसलिए प्लीज हमारे वित्तीय संसाधनों पर हमारे कंट्रोल रहने दीजिए। तो राज्य ये कहता है कि केंद्र हमारा जो वित्तीय संसाधन है, जो आप इतना बड़ा भाग हमारा पैसों को ले जाते हो, वो प्लीज हमारे तक ही रहने दो, क्योंकि जब हमें पैसे की जरूरत होती है हम आपके पास जाते हैं पर आप हमें पैसा नहीं देते। हमें कोई भी नीति लागू करनी होती है पर आप नहीं देते, तो उसके लिए प्लीज हमारा जो बहुत बड़ा एक वित्तीय संसाधन है वो सिर्फ हमारे पास ही रहने दो, आप अपने पास रखो, ये कहते हैं। पर क्या केंद्र ये करेगा? नहीं करेगा। सब सारा जो पैसा होता है वो राज्य का केंद्र ले लेता है। तो केंद्र राज्य यही कहता है भी हमारा जो वित्तीय संसाधन है हमसे ना छीना जाए। पहली बात ये कहता है हमारे तक ही रहने दो। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलता है राज्य? दूसरी बात ये बोलता है कि नौकरशाही जो है, नौकरशाही पर नियंत्रण दिया जाए। मतलब मैंने बताया था ना कि केंद्र सरकार नौकरशाही के द्वारा राज्य के अंदर कंट्रोल करता है, तो राज्य बोलता है भाई जो केंद्र से जो IAS और IPS भेजे जाते हैं उन पर उनका नियंत्रण प्लीज राज्य को दिया जाए, क्योंकि जब IAS और IPS होते हैं ये लोग हमारी बात सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको पता हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, केंद्र ही कर सकता है, इसलिए अपनी मनमानी करते हैं। तो इन IAS और IPS की मनमानी को रोकने के लिए राज्य के अंदर हमें IAS और IPS पर नियंत्रण दिया जाए, पर इनका नियंत्रण तो किसके पास है? केंद्र के पास है। दूसरी मांग करते हैं राज्य, ये इस स्वायत्ता की मांग करते हैं, पैसों की स्वायत्ता मांग करते हैं, नौकरशाही पर स्वायत्ता की मांग करते हैं। तीसरी मांग वो ये करते हैं कि हमारी भाषा और संस्कृति, वो ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी और स्वायत्ता या स्वतंत्रता चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी भाषा का और अपनी संस्कृति का विकास कर सके, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारी भाषा का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने हमसे बहुत सारे अधिकार लिए हुए हैं। तो प्लीज हमें वो अधिकार दीजिए, हमें थोड़ी स्वायत्ता का मतलब है स्वतंत्रता, स्वायत्ता का मतलब स्वतंत्रता है। तो वो कहते हैं राज्य कि हमें थोड़ी और स्वतंत्रता दी जाए जिसके द्वारा हम अपनी भाषा का और अपनी संस्कृति का विकास अच्छे ढंग से कर सकें, जिसके द्वारा हमारे समाज का विकास होगा। ये 3 मांग करता है आपका राज्य। ये राज्यों की मांग कि राज्य किन किन स्वायत्ता की मांग करता है, तो 3 बड़े चीजें हैं। 3-4 नंबर में आया क्वेश्चन, बता देना। यही है, सिंपल सी बात है बस। वित्तीय संसाधन पर ज्यादा नियंत्रण रखने की बात करता है कि हमारा वित्त पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, ये बात करता है। दूसरी नौकरशाही पर नियंत्रण चाहता है कि नौकरशाही हमारे कंट्रोल में आ जाए। तीसरी बात तो कहता है कि हमें थोड़ी स्वायत्ता और मिलनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने राज्य की भाषा का और संस्कृति का विकास कर सकें। बस खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो राज्य की बात हुई, राज्यों की स्वायत्ता की बात। अब देखना कि नए राज्य भी हैं, वो भी कुछ मांग करते हैं कि नए राज्य क्या मांग करते हैं। नए राज्य की मांग क्या है नंदिनी भाई? वो अपने धर्म के आधार पर, मतलब अपनी भाषा के आधार पर, राज्य की मांग करते हैं, और ज्यादा मतलब केंद्र से ज्यादा शक्तियां मांगते हैं, और राय के साधनों पर अपना नियंत्रण। वो तो बता दिया, नवीन राज्यों की मांग है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है नवीन राज्यों की मांग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नवीन राज्यों की मांग। नवीन राज्यों की मांग क्या है कि नए उभरे हुए राज्यों की मांग क्या है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसी के साथ बहुत सारे राज्य इस बात के लिए आतुर हो उठे कि हमें भाषा के आधार पर अलग किया जाए। ये कहने लगे
हमारे नेताओं को। और हमारे जवाहरलाल नेहरू इस डर में थे कि कहीं मैंने दोबारा से अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, अगर मैंने राज्य को भाषा के आधार पर बना दिया, तो कल को कहीं ये पाकिस्तान की तरह एक नया देश ना बना ले। इसीलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की कोशिश की ही नहीं थी। लेकिन जब 1952 में एक आदमी मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग करने लगा, जिसका नाम है श्री रामलू, 56 दिन की भूख हड़ताल में बैठा था। तुम्हारे चैप्टर में नहीं, तुम्हारी बुक में नहीं, वो 12th के सिलेबस में, ठीक है। 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठा था, तो उसकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। जब मृत्यु हो गई, वहां पर दंगे भड़क गए थे मद्रास में आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर। जब दंगे भड़के, हड़तालें हुई, सरकारी संपत्ति को जलाया गया, तो उस समय नेहरू को लगता है भाई अब तो इस आंध्र प्रदेश को बनाना ही पड़ेगा भाषा के आधार पर। तो हमारा पहला जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, 1952 के दिसंबर में बनाया गया था। फिर नेहरू के बाद समझ में आई कि यार अब मैंने एक राज्य को भाषा के आधार पर अलग कर दिया, तो कल को और राज्य भी आएंगे और वो भी कहेंगे भी हमें ही बनाओ, हमें ही बनाओ, हमें ही बनाओ, तो क्यों ना मैं इस बनाऊं और उसके लिए मैं एक आयोग ही बना दूं। तो नेहरू ने इस नई मांग कौन सी थी, भाषा के आधार पर। उनको पता था कि भाषा के आधार पर राज्य अलग होने की मांग करेंगे, तो नेहरू ने नई मांग को माना, नवीन राज्य की मांग को माना, और उन्होंने एक आयोग बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1953 में बनाया था उन्होंने। 1953 में, 52 में आंध्र प्रदेश को अलग किया था ना दिसंबर में, तो 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, जिसका काम सिर्फ ये था कि इसमें 7-8 सदस्य थे, जिनका काम था कि भाई पूरे देश में घूमो और पूरे देश में घूमकर हमें ये बताओ कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको अगर हम भाषा के आधार पर अलग ना करें तो फ्यूचर में जाकर वो दंगे कर सकते हैं। 53 में बनाया था, 56 में इनकी रिपोर्ट आई, 3 साल बाद रिपोर्ट आई, और 3 साल बाद इन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई देखो इनकी सिफारिश क्या है 3 साल बाद, कि हमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। अगर ये नहीं बने तो कल को ये दंगे कर सकते हैं। तो हमने इनकी बात मानी और नवीन राज्य की बात मानकर हमने राज्यों को भाषा के आधार पर अलग किया, पुनर्गठन किया भाषा के आधार पर। इसी के तहत हमने पंजाब से, जो इतना बड़ा मुद्दा रहा है, पंजाब से, ठीक है, हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1966 को अलग किया, जो कि आपका 1 नवंबर परसों ही था, ठीक है ना, हरियाणा दिवस था ना। तो ये हमने 2 अलग किए, किससे अलग किए, पंजाब से अलग किए, भाषा के आधार पर ये मांग कर रहे थे हमें भाषा के आधार पर अलग करो। दूसरा हमने बहुत सारे, देखो ऐसे राज्य हमने बहुत सारे बनाए, असम से बनाए हमने, मिजोरम, ये सारे, त्रिपुरा, नागालैंड सब बनाए हमने असम से भी काट कर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 2000 में भी हमने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड राज्य बनाया, ठीक है, और झारखंड बनाया और छत्तीसगढ़ बनाया। ये 3 राज्य हमने भाषा के आधार पर बनाए थे, 2000 में बने थे ये, ठीक है। ये है नए राज्यों की मांग, तो ये है नए राज्य की मांग। आपसे पूछा जाएगा नए राज्यों की मांग क्या है, तो आप बताओगे नए उभरे हुए राज्यों की मांग थी। जब देश आजाद हो तो उनकी मांग ये थी कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। हमारी भाषा अलग है तो इसका मतलब हमें अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेहरू जी ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। इसी आयोग की 3 साल बाद सिफारिशें आई थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए। उसी के बाद फिर नेहरू ने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है। उसके साथ फिर और राज्य की मांग उठने लगी, जैसे नागालैंड से, असम से, ये सब की 7 सिस्टर्स की मांग उठने लगी, तो हमने उनकी मांगे भी मानी। फिर अंत में आकर हमने पंजाब से हरियाणा, हिमाचल को भी अलग किया 1 नवंबर 1966 को। फिर लास्ट में, एंड में आकर 2000 में हमने अंत में आकर उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को बनाया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर जो 3 लास्ट के जो राज्य बने थे वो यही थे। उसके बाद तेलंगाना बना था 2014, पता नहीं 15 समथिंग में, ठीक है, वो था। पहले यही माने, आपकी बुक में लिखे तो यही मानेंगे, 2000 तक यही बने, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा आपका नवीन राज्य की मांग की। नए राज्य की मांग क्या थी, तो ये थी नए राज्यों की मांगे। क्लियर रहेगा, ठीक है। रफ करते हैं इसको, चलो नेक्स्ट हेडलाइन क्या भाई नंदिनी, विशेष दर्जा, यही है विशेष दर्जा ना, ओ अंतरजातीय विवाद है, हाँ ये रहेगा भाई अंतरजातीय। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अंतरजातीय विवाद। अंतरजातीय विवाद, अंतरजातीय विवाद का मतलब भाई देखो, बहुत से ऐसे राज्य थे, बहुत से राज्य थे,
जिनके बीच में विवाद हुआ, अंतर जाति का मतलब अंदर ही विवाद हुआ। तो बहुत से नए राज्य जो उभरे थे ना, उनके बीच में बहुत सारे विवाद भी हुए। भाषा के दर्पण को अलग तो कर दिया, लेकिन अलग होते उनके बीच में विवाद खड़े हो गए, बहुत सारे विवाद खड़े होते। जैसे सबसे पहले हम आपको बताएंगे विवाद, जैसे कि आपका विवाद है पंजाब का, पंजाब और हरियाणा का विवाद है। ये किसको लेकर विवाद है? पंजाब और हरियाणा का विवाद था लेकर सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ को, कि चंडीगढ़ किसका हिस्सा है, क्षेत्र को लेकर विवाद था। ये क्षेत्र को लेकर विवाद था, है ना। अंतर जातीय है, तो अंतर जातीय अंतर राज्य एक ही है। हाँ, तो देश के अंदर ही है। तो लो भाई अंतर राज्य कर लो तुम लोग यार, बिल्कुल वही लिखवा के मानते हो। अंतर राज्य विवाद, जो राज्य के अंदर है, लो भाई, तो अंतर जातीय विवाद, ठीक है। अब ठीक है, तो पहला विवाद है क्षेत्र के विवाद पर देखने को मिलता है कि पहला विवाद हुआ था हरियाणा पंजाब का, क्षेत्र को लेकर, पंजाब और हरियाणा को लेकर चंडीगढ़ का विवाद हुआ था, जिसमें पंजाब कह रहा था चंडीगढ़ मेरा है, हरियाणा कह रहा था मेरा है। ये पहला विवाद हुआ था, अंतर राज्य विवाद। दूसरा विवाद हुआ था आपका तमिलनाडु के बीच में और आपका कर्नाटक के बीच में। ये जल कावेरी जल के लिए हुआ था, कावेरी नदी है उसके जल के लिए हुआ था, ये जल के लिए विवाद हुआ था, ठीक है ना। एक और विवाद हुआ था आपका, तीसरा विवाद जो हुआ था वो आपका महाराष्ट्र के बीच में हुआ था। महाराष्ट्र और किसके बीच में हुआ था भाई? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें कि वो एक मुद्दे पर, एक क्षेत्र में बड़ा लड़ते हैं, वो है बेलगांव। वो कहते हैं, कर्नाटक वाले कहते हैं बेलगांव हमारा है, महाराष्ट्र वाले कहते हैं हमारा है। ये भी मुद्दा रहा था। तो तीन बड़े बड़े मुद्दे थे जो अंतरराज्यीय विवाद है ना। पहले विवाद हमने क्या पढ़ा कि केंद्र का स्टेट के साथ विवाद हुआ था, लेकिन अब राज्य का विवाद भी छिड़ गया जैसे ही राज्य भाषा के आधार पर अलग हुए। तो पहला विवाद क्या आया? ये आया पंजाब एंड हरियाणा का, कि चंडीगढ़ किसका है। और फिर इन्हीं के बीच में एक विवाद हो रहा है, हरियाणा और चंडीगढ़ की, आपके पंजाब के बीच में, हरियाणा और पंजाब के बीच में एक विवाद हो रहा है, वह जल संबंधी। ये लो, पंजाब की एक सतलुज नदी है, उसको लेकर विवाद है। तो हरियाणा पंजाब को लेकर जल संबंधी विवाद भी है, यहाँ पर भी। तो बहुत सारे विवाद उठे भाषा के आधार पर। तो जैसे ही उठे ना भाषा का विवाद जैसे ही खत्म हुआ, तो और अलग से विवाद खड़े हुए गए। ये देखो, क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ, ठीक है, फिर जल को लेकर विवाद हुआ, और भी बहुत सारे विवाद है, लेकिन मेन आपके ही हैं। 4 उदाहरण दोगे जब आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराज्यीय विवाद क्या होता है, तो आप बताओ कि अंतरराज्यीय विवाद वो होते हैं जो कि 2 राज्यों के बीच में होते हैं। जैसे बहुत सारे राज्य जैसे ही भाषा के आधार पर बने थे, उसी समय पहला जो विवाद आया था वो था पंजाब और हरियाणा का, जिसमें कि वो अपना आधिपत्य जमा रहे थे चंडीगढ़ के ऊपर। वो कह रहे थे चंडीगढ़ हमारा है। फिर दूसरा विवाद आया आपका हरियाणा और पंजाब का जल संबंधी विवाद। तीसरा विवाद आया पंजाब और कर्नाटक का बेलगांव का विवाद, जिसमें वो कर्नाटक और महाराष्ट्र ये कहते हैं कि बेलगांव क्षेत्र हमारा है। सीमा विवाद कहते हैं इसको वैसे, ठीक है, ये चलेगा। फिर लास्ट का जो विवाद आपका तमिलनाडु और कर्नाटक का विवाद, जिसमें वो जल संबंधी विवाद है, कावेरी जल का। ये पूरा का पूरा अंतरजातीय विवाद है, 3-4 नंबर में आएगा, बता देना, क्लियर रहेगा। ये सारे विवाद है अलग से, अंतरराज्यीय विवाद का मतलब ये है सारे, ठीक है, अंतरराज्य, ठीक है, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर, साफ करूं इसको मैं। चलो नेक्स्ट जो है लास्ट का टॉपिक बचता है आपका विशेषाधिकार। विशेषाधिकार टॉपिक बचता है कि जब हमने भाषा के आधार पर राज्यों को बना दिया, ठीक है ना, उसके बाद एक विवाद उठा विशेष अधिकार राज्य या विशेष स्वायत्त राज्य, दोनों मतलब एक ही है। तो विशेष अधिकार राज्य, बहुत से ऐसे राज्य थे, जैसे हमारा देश आज़ाद हो तो बहुत से ऐसे राज्य मांग उठा रहे थे कि हमें विशेष अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है। तो उस रूप में हमें बहुत सारे ऐसे विशेष प्रावधान मिलने चाहिए जिसके द्वारा हम दूसरे देश राज्य से अलग दिख सके। ये ऐसे मांग कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ऐसे राज्यों को उनकी मांग मानी भी और नहीं भी मानी, है कि नहीं। इसमें जो पहला जो राज्य था जिसने यहाँ पर मांग उठाई कि हमें एक विशेष प्रावधान, हमें एक विशेष अधिकार मिलना चाहिए, या हमें अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। तो अधिक स्वायत्तता की मांग में, अधिक स्वायत्तता का मतलब अधिक स्वतंत्रता चाहिए दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो अधिक स्वायत्तता की मांग में सबसे पहला जो आपके आता है वो है जम्मू कश्मीर पहला ऐसा आता था जिसने मांग करी कि भाई हमें अधिक स्वतंत्रता चाहिए दूसरे भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले, ठीक है ना। तो जैसे पहली बात सुनो कि जैसे आपका ये जम्मू कश्मीर था, यहाँ का राजा था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। राजा का नाम था हरि सिंह। तो जब राजा हरि सिंह भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा था, तो उस समय उसने कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्वायत्तता चाहिए, विशेष स्वतंत्रता चाहिए होगी।
तो हमारे नेताओं ने बोला चलो देखते हैं भाई, देंगे, है ना। उसके बाद जब हमारा संविधान बनने की रनिंग में था, तब हमने जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान के तहत एक एक्ट बना कर दिया था, वो था 370 एक्ट। 370 एक्ट बना कर दिया था हमने, ये दिया था हमने किसको, जम्मू कश्मीर को, ठीक है। इसके तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान मिल गया था, जिसके तहत कि भारत का संविधान अलग रहेगा और जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक संविधान होगा। भारत का झंडा भी रहेगा और जम्मू कश्मीर का अपना भी एक झंडा रहेगा, ठीक है ना। ये विशेष मांग कर रहे थे वो अपने राज्य के लिए, तो हमने ये प्रावधान किया 370 एक्ट में। इसमें हमने ये प्रावधान भी किया कि यहाँ पर 356 मतलब राष्ट्रपति शासन, और 360 मतलब वित्तीय आपातकाल, यहां पर अगर लगाना हुआ केंद्र सरकार को, तो उससे पहले केंद्र को जम्मू कश्मीर की विधानसभा से, जम्मू कश्मीर की संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर वहां पर 356 और 360 लग सकता है। ये विशेष प्रावधान, ये भी विशेष प्रावधान है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, जो राज्य को काम करने होते हैं वो तत्व होते हैं। तो हमारे संविधान ने सबको बोला हो ना कि ये सारे काम करने राज्य को, है ना। तो आपके जम्मू कश्मीर में नीति निर्देशक तत्व लागू होते ही नहीं। इस सारे विशेष प्रावधान के तहत हमने जम्मू कश्मीर को इतना सारा अधिकार दे रखे हैं। इन्हीं को नहीं, हमने 7 सिस्टर्स को भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं, है ना। एक अधिकार हमने दिल्ली को भी दिया, जिसमें कि हमने उसको बोला हुआ है कि आप केंद्र शासित भी रहोगे, प्लस आपके पास विधानसभा भी होगी। केंद्र शासित में तो विधानसभा होती ही नहीं, हमारे चंडीगढ़ केंद्र शासित है, यहाँ तो विधानसभा है नहीं, यहाँ तो क्या है, राज्यपाल है, डायरेक्ट केंद्र की शक्ति लगती है यहाँ पर। तो फिर दिल्ली भी तो केंद्र शासित है, उसके यहाँ विधानसभा कैसे है। हमने उसको भी विशेष अधिकार दिया हुआ है, उनको विशेष अधिकार देकर हमने वहां पर आपकी विधानसभा बना रखी है, जिसके तहत वहां पर विधानसभा का सीएम बनता है केजरीवाल, जिसको तुम जानती हो। 7 सिस्टर्स को हमने एक अधिकार बनाकर दिया जिसको बोलते हैं 371, उसको भी हमने एक ऐसे एक्ट बनाकर दिया 371, जिसके तहत हमने उनको विशेष प्रावधान दिए हुए, उनको भी दिए हुए, जम्मू कश्मीर को भी दिए हमने ऐसे, ठीक है। हमने 371 के तहत हमने 7 सिस्टर्स को भी दिए और दिल्ली को भी दिए हमने। तो ये थे विशेष प्रावधान वाले राज्य, हमने किस किस को क्या क्या प्रावधान दिए हुए, तो ये थे सारे विशेष प्रावधान। अच्छा, मांग क्यों करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी भाषा, हमारी और संस्कृति के हिसाब से हमें दूसरे राज्यों से अलग दिखना है, तो उसके लिए हमें विशेष प्रावधान चाहिए, तो इनको विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो ये सारे अलग विशेषाधिकार की मांग करते हैं, और ये आपका विशेषाधिकार राज्य, अधिक स्वायत्तता की मांग करने वाले राज्य जो मांग करते हैं, उसके बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा है तो आप मेरे प्लीज कमेंट सेक्शन में आ जाइए और मुझे कमेंट करिए। जब तक आप वेट करिए हमारी अगली वीडियो का, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।